Hi everyone, welcome back to World Student Scope. My name is Prembada and in today's lecture we are going to start with the new chapter of class 10th, that is metals and non-metals. So as the name suggests, सबको ये समझ तो आ ही रहा होगा कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं. So yes, we are going to talk about the metals, कि metals क्या होते हैं, उनकी properties क्या होती हैं, and what are non-metals and what are their properties. So हम डील करने वाले हैं किसके बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में. आपको इसमें कुछ रिएक्शंस भी मिलेंगे एंड सम कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो देयर, सो घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज एज वी मूव फॉरवर्ड हम धीरे धीरे मूव करेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड द चैप्टर रियली वेल, राइट. सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द चैप्टर. सो यस, अब बात करेंगे बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंट्रोडक्शन की. सो अभी तक लाइक फॉर एग्जाम्पल हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कितने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमें पता है अभी तक, एंड अभी तक जितने पता है ऑब्वियसली हम उनके बारे में ही उन्हीं से डील करते हैं, उन्हीं की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. सो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना दैट हाउ मेनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एक्चुअली देयर या एक्चुअली हैव डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट्स. यस, सो there are 118 chemical elements known at present. तो ये आपने नंबर याद रखना है दैट पूरे 118 केमिकल एलिमेंट्स अभी तक ढूंढे जा चुके हैं जिसके बारे में वी स्टडी, जिसके बारे में वी रिसर्च अ लॉट, राइट. एंड हमें ऑब्वियसली हमारे इस चैप्टर में हमें 118 केमिकल एलिमेंट्स के बारे में नहीं समझना. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, राइट. सिर्फ इनके बारे में ही हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, बाकी आपको 118 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट. सो यस, ऑब्वियसली 118 एलिमेंट्स हैं, सभी तो सेम नहीं होंगे. ऑब्वियसली देयर माइट बी सम सिमिलैरिटीज और सम डिफरेंसेस आल्सो, राइट. जिसके बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट. सी, अगर आपको कोई सिमिलैरिटी पता है तो आपको पता है कि ये मिलते जुलते एलिमेंट्स हैं, सो यू स्टडी ऑन दैट बेसिस. कहीं आपको लगता है कि कुछ डिफरेंसेस हैं तो आप उसके बेसिस पे स्टडी करते हो, राइट. सो यस, देयर आर सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस इन दीज एलिमेंट्स, राइट. तो अब उन्हीं एलिमेंट्स को हम समझते हैं हाउ वी हैव डिवाइडेड, राइट. सबसे पहले बेटा क्वेश्चन आता है बिफोर इवन स्टार्टिंग. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बच्चे जनरली इस पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं. सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर एलिमेंट्स. लाइक वी स्टडी अ लॉट, राइट. एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ऑल दीज थिंग्स वी अंडरस्टैंड. ऑल्दो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है, बट यहां पे हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं. सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें क्या होता है कि कई बार इस वर्ड से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, कंपाउंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया. सो वी जनरली गेट कंफ्यूज्ड कि वो एलिमेंट क्या था, ओ व्हाट वाज कंपाउंड. यस, सो बहुत आसान है दैट एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा जिनको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सिंप्लीफाई. लेट्स सपोज कि यहां पे मैंने हाइड्रोजन लिखा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, लेट्स सपोज, राइट. ये क्या है, एक एटम है. एटम हम पढ़ चुके हैं बेटा, है ना. एटम सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट एटम के हमने पढ़ चुका था. एंड एटम्स को मिला के, ढेर सारे एटम्स जब आप मिला लेते हो तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. दिस वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास. यस, सो लेट्स सपोज ये एक एटम है, राइट. हाइड्रोजन इज एन एटम, सिंगल एटम है, इट इज अ सिंगल एटम, सिंगल एटम. सो अगर अब मेरे को इस सिंगल एटम को फर्दर डिवाइड करना है, फर्दर मुझे उसको और सिंप्लीफाई करना है, सो आई वोंट बी एबल टू, बिकॉज बेटा ये एक होल एटम है, कंप्लीट एटम है, सिंगल एटम है, राइट. इफ आई ट्राई टू ब्रेक इट, सो इट विल लूज इट्स प्रॉपर्टी. ये तो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा, लूज इट्स प्रॉपर्टी. यस और नो? बिकॉज बेटा सी, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी शोइंग इट्स प्रॉपर्टी. एक हाइड्रोजन एटम की अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी है.
If I want to break it, for example, if I hammer it down, so I won't be able to get the property of hydrogen, will I be? No. So it means I'm actually destroying its property if I'm trying to half it down या cut it down. Yes? So that is why इस एक single atom को मैं further divide नहीं कर सकती. Are we clear? So that is what is element. कि एलिमेंट ऐसा ही सब्सटेंस बन गया जिसको आप दोबारा किसी सिंपलेस्ट सब्सटेंस में सेपरेट नहीं कर सकते. ये इसका ओरिजिनल फॉर्म आ चुका है. नो डाउट अगर आप बहुत सारे ढेर सारे हाइड्रोजन एटम्स को मिक्स करते हो तो ऑब्वियसली आप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना सकते हो. यस, बट उसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते. आर वी क्लियर? तो एलिमेंट्स वही सब्सटेंसेस होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल भी हमारे देख लो बेटा, कार्बन, जितने भी एलिमेंट्स आपको पता है, अगर आप सिंगल एलिमेंट्स ले रहे हो तो दैट विल मेक एन एलिमेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल कार्बन C, सोडियम Na, नाइट्रोजन N, राइट? सो ये सब क्या है? दीज आर दी एलिमेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? आप समझ लेते हैं बेटा कंपाउंड्स. एलिमेंट्स तो समझ में आ गया जिसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उसी का ऑपोजिट हम मान लेते हैं कंपाउंड्स को, राइट? तो यस, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस formed when two or more elements are chemically joined. It means we are talking about chemical reaction here. कि अगर आप एक से ज्यादा एलिमेंट को आप कंबाइन करते हो, केमिकल रिएक्शन करवाते हो, तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं? केमिकली ज्वाइंड. सो इफ यू ज्वाइन वन और मोर देन वन एलिमेंट केमिकली, सो इट इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड. वो क्या फॉर्म करता है? कंपाउंड फॉर्म करता है. कंपाउंड के भी बहुत इजी एग्जांपल्स है बेटा. फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3, इसमें दो एलिमेंट हैं बेटा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. वाटर आ गया आपका H2O, इसमें दो एलिमेंट्स है, कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. एंड देन आपका हाइड्रोजन गैस आ गई बेटा H2, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, दोनों ही H हैं. दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स आपके पास आ गए और मिला के H2 गैस बना दी बेटा, राइट? विच इज अ कंपाउंड. आर वी क्लियर? तो अगर अब हम बात करें कि एलिमेंट्स को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दैट वी नो, बट कैन वी सिंप्लीफाई कंपाउंड्स? कैन वी सेपरेट द कंपाउंड्स? यस, ऑब्वियसली. क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? NH3 से नाइट्रोजन हटा सकते हैं, हाइड्रोजन हटा सकते हैं. H2O से वी कैन रिमूव H एंड O, एंड दोनों हाइड्रोजन के जो आपको दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, आप इनको भी सेपरेट कर सकते हो. So yes, compounds can be simplified whereas elements cannot. So before starting any chapter or before understanding certain types of chapter, we must know some basic concepts कि अगर we are dealing with molecules, atoms, elements and compounds, so we must understand what exactly do they mean. Are we clear? Yes. So let us now move forward. Yes. So अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ये हम किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में. यस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. ठीक है? जब हमने इंटेंस इनकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन की, डिस्कवर की, वी स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वट एवर वी नो. सो उसके बेसिस पे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देख के वी डिवाइडेड दोज एलिमेंट्स इनटू टू मेन ग्रुप्स. फर्स्ट इज मेटल्स. दिस इज द जनरल इमेज ऑफ मेटल्स, की मेटल्स किस तरीके के दिखते हैं. सेकेंड, नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स एज यू कैन सी हाउ दे लुक, राइट? तो एक बार इसको अच्छे से देख लो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का विजुअल आपके पास पिक्चर कैसी आ रही है, कि ये समवेयर दे आर सॉलिड, a little bit of shiny, yes, whereas if you look at the non metals, तो non metals आपको थोड़े powdery and non lustrous, it means non shiny आपको नजर आ रहे होंगे, right? So ये two main groups में हमने divide कर दिया on the basis of their characteristics, right? तो सबसे पहले बेटा आ जाओ आप, सबसे पहले हम आते हैं uses of metals and non metals पे, right? जनरल इंट्रोडक्शन है. यूजेस, चाहे हमें प्रॉपर्टीज नहीं भी पता है तब भी हम बचपन से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यूज कर ही रहे हैं. हमारे हाउस होल्ड में, हम बाहर जाते हैं, मार्केट्स में, शॉप्स में, एवरीवेयर वे वी आर यूजिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट?
So both metals as well as non-metals are used in our daily life, right? Since childhood, जब से हम पैदा हुए तब से we are using it. We also use a large number of compounds of metals and non-metals, right? Even if you don't know the properties of metals and non-metals, still you will be able to determine the uses. How? Let us find out. सबसे पहले देखते हैं कि हम metals कहाँ use करते हैं. What are the uses of metals and where exactly do we use it, right? So yes, first up is gold and silver. नाम ही काफी है. गोल्ड एंड सिल्वर आप कहाँ नहीं यूज करते, बट ज्वेलरी में सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, राइट? गोल्ड की इतनी ज्वेलरीज बनती हैं, सिल्वर की इतनी ज्वेलरीज बनती हैं, राइट? सो गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, राइट? उसके अलावा कॉपर. अब कॉपर बेटा आपको कहां दिख जाता है? कॉपर जनरली आपको इलेक्ट्रिकल वायर्स में दिखता है, राइट? वायर्स आपके दिखते होंगे रेडिश ब्राउन कलर के वायर्स जो दिखते हैं हमें, राइट? इलेक्ट्रिकल वायर्स, वो किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ कॉपर. उसके अलावा वी यूज वेरियस, बहुत सारे कॉपर के बर्तन हम यूज करते हैं, यूटेंसिल्स वी यूज, राइट? सो कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, कुकिंग यूटेंसिल्स एटसेट्रा, राइट? इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज होता है कॉपर. सेकेंडली इट इज यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट अप जिंक. जिंक के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं. Some of you might know, some of you might not know that where zinc is exactly used. So zinc is mainly used as a protective coat for iron. Protective coat for iron. आयरन सबको समझ में आता है, आयरन इज लोहा, राइट? तो लोहे पे कई बार रस्ट लग जाता है अगर बहुत टाइम तक उसको हम रखें in contact with the moisture, in contact with the atmosphere. So sometimes the iron gets rusted, right? Iron में जंग लग जाती है. So उसको बचाने के लिए, to prevent the rusting of iron, we generally coat it with the zinc. हम उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं so that वो ज्यादा एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में ना आए and it is safe for further usage. ये ताकि आयरन जो है उसको रस्ट ना लगे. क्लियर? उसके अलावा बेटा एल्यूमिनियम है. अब एल्यूमिनियम भी इज वेरी कॉमन. एल्यूमिनियम फॉइल भी आप यूज कर लेते हो. उसके अलावा एल्यूमिनियम के बर्तन यूज कर लेते हैं एंड बहुत सारे और मशीनरीज में भी एल्यूमिनियम इज यूज्ड. सो एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स. पैकेजिंग, वी नो एल्यूमिनियम फॉइल्स या एल्यूमिनियम की पैकेजिंग जो है, कुकिंग यूटेंसिल्स एटसेट्रा. So at all these places these metals are used. Now उसके अलावा metals like iron and steel are widely used in building and home constructions. Without a doubt बेटा, स्टील के और आयरन कितनी कंस्ट्रक्शन में बड़े बड़े ब्रिजेस, दरवाजे, रेलवे लाइंस, रेलवे ट्रैक्स कहाँ नहीं यूज होते. सो बहुत हेविली दी आयरन एंड स्टील आर यूज्ड इन constructing the buildings where we live, right? So उसके अलावा liquid metals. अब ये टर्म बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल याद रखना है, इसको मिस नहीं करना. लिक्विड मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, लाइक मर्करी. तो इसका मतलब हमारे पास एक लिक्विड मेटल आ गया है जिसको हम मेटल भी बोल रहे हैं बट इट इज लिक्विड. उसका नाम क्या है? उसका नाम है मर्करी. So liquid metals like mercury which can exist in room temperature is used in clinical thermometers. कहाँ यूज होता है लिक्विड मर्क्यूरी? थर्मामीटर्स में यूज होता है बेटा. थर्मामीटर्स अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर आपको ग्रेश लिक्विड नजर आता है. ग्रे कलर का लिक्विड क्या होता है? वो मर्क्यूरी होता है, राइट? एंड इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर which is a very good thing. रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी लिक्विड होता है. एंड जब फॉर एग्जाम्पल व्हेन समवन गेट्स फीवर, एनीवन कैन सफर फ्रॉम फीवर, राइट? एंड जब आप थर्मामीटर से आप चेक करते हो, सो क्या राइज होता है थर्मामीटर में सो दैट यू नो कि टेम्परेचर ज्यादा है? द मर्क्यूरी राइजेस. एज इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, द मर्क्यूरी राइजेस व्हेन देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर.
तो अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, ज्यादा है, तो मर्करी का भी टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, एंड दैट इज हाउ यू नो इफ समवन हैज फीवर और नॉट। क्लियर? उसके अलावा लेड आता है अनदर मेटल। सो लेड इज कॉमनली यूज्ड इन कार बैटरीज। कार की बैटरीज में आपको सबसे ज्यादा जो देखने को मेटल मिलेगा वो कौन सा होता है? लेड। लेड इज जनरली फाउंड इन द कार बैटरीज। उसके अलावा कॉइन्स, सिक्के, पैसे जो हम यूज करते हैं, कॉइन्स आर मेड अप ऑफ निकल विच इज ऑल्सो अ मेटल। तो निकल से क्या बनते हैं? कॉइन्स बनते हैं। सो देखो कैसे एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ एंड ऑल दीज आर मेटल्स। जबकि हमें पता भी नहीं था कि ये सब मेटल्स हैं, बचपन में हमें नहीं पता था ना। सिंस वी आर इन 10th, नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट इट, सो वी नो दैट दीज आर मेटल्स, राइट? ऑल राइट, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल्स कहां कहां यूज होते हैं। सो फर्स्ट अप इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो बेटा सभी को पता है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? एंड ऑक्सीजन एवरीबडी नोज दैट इट इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग। सांस आप कैसे लेते हो? हम जिंदा क्यों हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, राइट? उसके अलावा क्लोरीन इज अनदर नॉन मेटल। तो क्लोरीन कहां यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। ये जनरली आप कहां देखते हो कि प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर जनरली हम कहां देख लेते हैं बेटा? स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में आप देखते हो बेटा जनरली क्लोरिनेशन होती है, कि जो स्विमिंग पूल का पानी है उसको क्लियर किया जाता है, क्लीन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन, राइट? सो दैट इज वन अनदर यूज ऑफ द नॉन मेटल्स। क्लियर? उसके बाद आती है बेटा, बात करते हैं फॉस्फोरस की। सो फॉस्फोरस इज यूज्ड इन क्रैकर्स, पटाखों में यूज होता है। ऑल्दो पटाखे बनने नहीं चाहिए बिकॉज दे कॉज पोल्यूशन, but if you talk about the composition of crackers, so yes, phosphorus, a non-metal, is used in crackers. Clear? Now we will talk about non-metals like nitrogen are used in fertilizers. जो हम plants में use करते हैं बेटा, plants में हम fertilizers use करते हैं, तो plants के जो fertilizers होते हैं उसमें main composition we consider nitrogen को consider करते हैं, which is a non-metal. Clear? उसके बाद आ जाओ बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बन, राइट? कार्बन से ही डिराइव होके ग्रेफाइट है, राइट? सो इज यूज्ड एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट को हम यूज करते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी में। तो जनरली आप जब अपैरेटस देखते हो जिसमें हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, है ना, ऐसे बीकर में हम इलेक्ट्रिक जो रॉड्स लगाते हैं, यूज करते हैं, दे आर जनरली मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। एंड जब आपको वो करना होता है, व्हाट डू वी कॉल इट, एट डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के हम जितने एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं उसमें अगर हम बात करते हैं बेटा कि रॉड्स लगते हैं एनोड कैथोड पे, वो किसके बने होते हैं बेटा? दोज आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट ओनली बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दे पास द इलेक्ट्रिसिटी रियली वेल इवन इन द मीडियम सच एज वाटर। उसके अलावा बेटा बात कर लो पोटेशियम की। सो पोटेशियम इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, दैट इज अनदर composition which is found in the fertilizers, which is again कहां यूज होते हैं fertilizers बेटा? For plants once again, right? So nitrogen and phosphorus are the two components we have studied so far which are used in fertilizers, right? And nitrogen, as we know that it is used by plants simply. Clear? तो ये थे बेटा आपके non metals के uses. Okay, so now अगर हम बात कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, सो अगेन अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स? कि हमें ये तो समझ में आ रहा है वी आर स्टडिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज या वी आर स्टडिंग अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट हाउ एग्जैक्टली डू वी नो कि हम कैसे इसको डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया? सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ठीक है? ये आपको रीजनिंग पूछी जा सकती है कि आप किस बेसिस पे आप बता रहे हो कि ये मेटल है या फिर ये चीज नॉन मेटल है। So the answer is simple. You do by comparing their physical properties or their chemical properties. या तो आप उन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हो या आप उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हो। क्लियर? इसी से पता लगेगा, या तो आपको विजुअल देख के पता लग जाएगा कि मेटल है, या तो अगर आप उसको केमिकली ट्रीट कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा दैट इट इज अ मेटल और अ नॉन मेटल। एंड अगेन the next very important question that comes again is
हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स, कि कैसे पता लगता है आपको, अगर प्रॉपर्टी बोल रहे हो कि वो केमिकल है और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो किस किस बेसिस पे आप डिटरमाइन कर रहे हो, आपको ऐसी क्या चीज दिख रही है उसमें, आपको ऐसी क्या चीज आप उसके अंदर एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप ये सारी चीजें डिटरमाइन कर पा रहे हो. सो द आंसर इज वेरी सिंपल दैट दीज प्रॉपर्टीज इंक्लूड कलर. आप या तो उसका कलर देखते हो कि मेटल्स कैसे दिखते हैं, नॉन मेटल्स कैसे दिखते हैं, उनका कलर क्या है. आइदर यू सी देयर डेंसिटी, कि उनमें हैवीनेस कितनी है. सेकेंड थिंग, थर्ड यू आर लुकिंग एट देयर मेल्टिंग पॉइंट, कि वो कितनी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं या कितनी जल्दी मेल्ट नहीं हो रहे हैं. और वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द एलिमेंट्स. उसी के बेसिस पे बेटा हम डिटरमाइन कर रहे हैं ना दैट वेदर इट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्लियर? सो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? आइदर वी आर लुकिंग एट द कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट अप इज बॉइलिंग पॉइंट. आप उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिटरमाइन कर रहे हो. आप देख रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किस टेम्परेचर पे बॉइल करता है. थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स ऑफ हीट, कि whether they are good conductors of heat, bad conductors of heat. And electrical conductivity, either they are good conductors of electricity or bad conductors of electricity, right? While some of these properties are due chiefly due to the electronic structure of the element, या तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स देखते हैं, राइट? वी नो बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स का कितना बड़ा हाथ होता है. इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दी एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ही हम बात करेंगे कि हाउ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली रिलेटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड हाउ दे आर यूजफुल, राइट? सो इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स. आप दूसरी चीज डिटरमाइन करते हो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख के हर एलिमेंट का, राइट? Others are more closely related to the properties of the nucleus, for example, mass number. तो आप closely relation देखते हो, ठीक है, कि कितने वो closely related है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में, राइट? तो आप जनरली क्या देखते हो? मास नंबर देखते हो. क्लियर? ओके. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा before studying or moving into the properties, important properties of metals and non-metals. These are three very important terms that you should know, and इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर रीजनिंग में भी क्वेश्चंस आए हैं पेपर्स में, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे इन टर्म्स में. सो दैट इज वाई आई हैव सेपरेटेड दीज टर्म्स बिफोर हैंड, स्टार्ट करने से पहले द प्रॉपर्टीज, राइट? So let us now understand. First one is malleable. कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम इसको? This is malleable. तो malleable का मतलब क्या है? malleable प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? malleable means which can be beaten with a hammer to form thin sheets without breaking. कि ऐसे एलिमेंट्स को अगर आप हैमरिंग करो उन पे, so they will form or they will convert into thin sheets. They will get converted into thin sheets but without breaking. ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बिना ब्रेक किए thin sheets में कन्वर्ट हो जाते हैं when you hammer them. And this property of element is called as malleable or malleability. Clear? उसको हम क्या बोलते हैं? malleable या फिर malleability. All right? उसके अलावा आता है बेटा डक्टाइल. फिर आता है डक्टाइल. हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? डक्टाइल. तो डक्टाइल कैसी प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की? डक्टाइल मींस विच कैन बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर्स. जिसको आप स्ट्रेच करके या फिर आप उसको कन्वर्ट करके आप थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. पहला वाला क्या था? जिसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. सेकेंड डक्टाइल मींस जिसको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो. ऐसी प्रॉपर्टी एलिमेंट को क्या बोलते हैं? डक्टाइल, या फिर इट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी. क्लियर? समझ में आ गया? मेलेबिलिटी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, राइट? उसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं बेटा वो ब्रिटल है. ब्रिटल या फिर ब्रिटलनेस. तो ब्रिटलनेस ऐसी प्रॉपर्टी एलिमेंट की means which breaks into pieces on hammering or stretching.
ब्रिटल का मतलब कि अगर बाय चांस आप उसको स्ट्रेच करते हो थिन वायर्स में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर आप उसको हैमरिंग करते हो, सो दे विल ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में वो ब्रेक कर जाएंगे। दैट इज द प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस या फिर ब्रिटल। क्लियर? इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बाकी आप जब साथ साथ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेन पार्ट, राइट? मेटल्स। क्लियर? स्टार्ट करेंगे मेटल्स की इंट्रोडक्शन से, सोली मेटल्स की इंट्रोडक्शन से, कि मेटल्स हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑन अ किस बेसिस पे? उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंड प्रॉपर्टी के बेसिस पे, राइट? हाउ डू वी डिफाइन, हाउ विल वी डिफाइन मेटल्स, राइट? So yes, metals which have 1, 2, 3 electrons in the outermost shell, which is called as valence shell. Okay, so metals की सबसे आसान definition जो है वो ये है कि metals ऐसे elements होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, सभी को पता होगी। अगर नहीं भी पता है तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगी कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सो मेटल्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, या मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। एंड आउटर मोस्ट शेल को हम और किस नाम से बुलाते हैं बेटा? वैलेंस शेल, राइट? वैलेंस शेल। एक आपने टर्म पढ़ा होगा, आपने टर्म यू माइट बी अवेयर ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज व्हाट इज वैलेंसी। क्लियर? तो जो हम बात कर रहे हैं बेटा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, तो एग्जाम्पल देख लो फटाफट। एग्जाम्पल में क्या है? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है? ये 11 कहां से आ रहा है? जो आपके 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स हैं, 1 to 20 जो एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं बेटा, उसमें 11वें नंबर पे आता है सोडियम, जिसकी एटॉमिक नंबर है 11। 12वें नंबर पे आता है मैग्नीशियम Mg, जिसका एटॉमिक नंबर है 12, एंड 13वें नंबर पे एल्यूमिनियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर है 13, राइट? तो ये जो टर्म है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बेसिस पे हम समझ रहे हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा 3 शेल्स आप सबको पता होंगे, K, L और M। ये 3 शेल्स सभी को पता है, KLM, राइट? एंड पहले शेल में अगर मैं बात करूं, अगर मैंने 3 शेल बना दिए, देखो यहां मैंने 3 शेल बना दिए, और अगर मुझे सोडियम चाहिए, सोडियम को मैं सबसे पहले मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, राइट? तो 11 को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? पहले शेल में आते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां मैंने ड्रॉ कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, सभी को दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में। पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके नेक्स्ट शेल में आता है 8, ठीक है? तो मैंने क्या कर दिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सेकेंड शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो कॉन्फ़िगरेशन अभी तक क्या हो गई? 2, 8। क्लियर? 2, 8 कितने होते हैं? 10 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 11, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये आ जाएगा आउटर मोस्ट शेल में 281। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, किसकी? सोडियम की। Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 281। क्लियर? तो बेटा जो ये आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंसी ऑफ सोडियम, वैलेंसी ऑफ सोडियम। एंड आउटर मोस्ट जो ये शेल हो गया बेटा, ये हो गया वैलेंस शेल। ये क्या हो गया? वैलेंस शेल।
समझ में आ गया सभी को? तो ये सोडियम का जो एक आउटर मोस्ट में है बेटा, एक दिख रहा है, मैं आपको डिफरेंट कलर से ये मार्क करके दिखाती हूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो ये जो एक आपको दिख रहा है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल में, इसका मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। लेकिन अब आप कहोगे, आप पूछोगे कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत क्यों है, क्यों एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है? टू कंप्लीट दी ऑक्टेट। क्या कंप्लीट करने के लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब ऑक्टेट क्या होता है बेटा? आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट शेल हैज, आउटर मोस्ट शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एंड अगर 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है तो ही एक एलिमेंट या फिर कंपाउंड स्टेबल होता है। जब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो, ये एक बात होगी। उसके अलावा कई एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ड्यूप्लेट बनाता है। क्या बनाता है? इट फॉर्म्स ड्यूप्लेट। ये भी स्टेबल होता है जिसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? जिसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आवे क्लियर? तो बेसिकली एलिमेंट को क्या अटेन करना है? एलिमेंट को अटेन करना है या तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 या फिर 8। क्लियर? तो अगर सोडियम को बेटा 8 अपने आउटर मोस्ट में चाहिए तो उसको एक बाहर निकालना पड़ेगा, तभी उसके आउटर मोस्ट में 8 आएंगे ना। सो इट हैज टू रिमूव 1। तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो यहां पे, ये हम बात करें वैलेंस शेल की, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम अगर आप मैग्नीशियम का करोगे तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर आप एल्यूमिनियम करोगे तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसका 1 आया, सोडियम मैग्नीशियम का 2 आया, एल्यूमिनियम का 3 आया। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ऐसे एलिमेंट्स को आप बोलते हो मेटल्स, कि वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं टू कंप्लीट व्हाट? ऑक्टेट। आर वी क्लियर? सो दैट इज व्हाट आर मेटल्स। एक्सेप्ट, बट यहां पे एक एक्सेप्शन है। अच्छा, इस चैप्टर में आप जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो वहां पे आपने दिमाग अपना पूरा खुला रखना है एकदम। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपको, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। और अगर आपने एक बार कॉन्सेंट्रेशन दे दी सो इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, राइट? तो यहां पे एक्सेप्शन आ जाता है बेटा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन आता तो मेटल की कैटेगरी में है क्योंकि इसका भी आउटर मोस्ट में 1 है, बट अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हो तो वो रिजेंबल करती है विद अ नॉन मेटल, राइट? तो यहां पे एक्सेप्शन आपके पास हाइड्रोजन आ जाता है, राइट? अब बेटा देख लो डेफिनेशन जो आप लिखोगे पेपर्स में, ठीक है, जो एग्जाम में आपने लिखनी है, उसके अलावा जो हमने ऊपर बातें की हैं वो भी आपको मेंशन करना है। सो मेटल्स क्या है बेटा? मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होता है? अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या हो गए? तो यहां देख लो बेटा, अच्छा, सोडियम है, सबसे इजी एग्जांपल ले लेती हूं मैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है? सो वी नो, या मैं दोबारा आपको बता देती हूं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एलिमेंट में, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब अगर 11 है तो 11 अगर प्रोटॉन्स होंगे पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे बेटा। प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का अमाउंट इक्वल होता है, ठीक है? दोनों का अमाउंट इक्वल होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बेटा सोडियम की? 281 थी। समझ आया? तो मैंने ये बोला, या चलो मैं नहीं भी बोलती, बट एक एलिमेंट को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, राइट? तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा,
है ना, एक इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालना है, तो मैं बता देती हूं एक इलेक्ट्रॉन मैं कैसे बाहर निकाल रही हूं। मैंने एक इलेक्ट्रॉन कर दिया है रिमूव, ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन कर दिया रिमूव, तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या बनी, मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब रहेगी 2-8, मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2-8। समझ आ गया सभी को? तो 2-8 में बेटा इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, लेस इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो लेस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो प्रोटॉन्स तो बेटा उतने ही हैं, यहां पे लेट्स सपोज 2-8-10 हो गया, यहां पे प्रोटॉन्स तो 11 ही है, यहां पे 11 प्रोटॉन्स हैं, और इधर क्या हो गया बेटा 10, हमारे पास क्या हो गए, जो इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए 10। समझ में आया? तो ऑब्वियसली बेटा पॉजिटिव तो डोमिनेट कर गया ना, पॉजिटिव डोमिनेट कर गया, डोमिनेटेड बाय पॉजिटिव चार्ज, डोमिनेटेड बाय पॉजिटिव चार्ज, यस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो इस वजह से इस एलिमेंट पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आर वी क्लियर? मेटल्स क्या होते हैं, वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, दे लूज। ऑब्वियसली बेटा 1, 2, 3 को निकालना कितना आसान है, अगर आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिमूव करना कितना आसान है, यस। सो क्या हो गया कि ये लूज कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, चाहे 1 लूज करे, चाहे 2 लूज करे, चाहे 3 लूज करे, तो उसको लूज करके दे फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, राइट। दे आर फॉर्मिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस, because they can form positive ions by losing electrons। ये मैंने आपको बता दिया कैसे, बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मेटल्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, कि मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर सभी को? एंड मेटल्स के आउटर मोस्ट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 1, 2 एंड 3। 1 होंगे, 2 होंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। ये कहानी सबको समझ में आ गई, एग्जाम्पल सभी को समझ में आ गया। एग्जाम्पल आपके पास मेटल्स के कौन कौन से थे, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इस वजह से बेटा 120 के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 to 20, 1 से 20 एटॉमिक नंबर के, वो सभी को याद होने चाहिए, मैंडेटरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आपको एकदम से अगर पूछ लिया जाए कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, सो एंड सो की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, ताकि आपको 120 तक अगर अब याद है तो फटाफट एटॉमिक नंबर आपको पता लग जाएगा कि ओके इस एलिमेंट का ये एटॉमिक नंबर है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस है। क्लियर? तो इस वजह से 1 से 20 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 10th क्लास के बच्चे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है। सो द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स तो सबसे पहले बात करेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। क्लियर? फर्स्ट अप इज द स्टेट। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेट की। तो स्टेट क्या है बेटा, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो स्टेट कैसा हो गया बेटा, हमने पिक्चर में भी देखा था, इमेज में भी देखा था कि मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। These are the examples of metals, and if you see these metals, you'll find that they are usually solid. But as I have told you कि everything has exception, इसी वजह से हम term usually use करते हैं कि कई exceptions आपको हर चीज में मिल जाएंगे, जैसे कि आपको स्टेट में मिला exception। यहां पे सबसे पहले आता है मर्करी, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Hg। मर्करी Hg इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये हमें लिक्विड मिल गया।
अभी तक हम बात कर रहे थे कि मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट ये तो हमें लिक्विड मिल गया, मर्क्यूरी, राइट? सो मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फर्स्ट आपका एक्सेप्शन आ गया। सेकेंड आपका आता है गैलियम। सेकेंड इज गैलियम, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Ga। गैलियम बिकम्स लिक्विड व्हेन वी यूज। तो गैलियम पहले थोड़ा सॉलिड होता है, लेकिन जब आप उसको यूज करने लगते हो, जब आप यूज में लेके आते हो उसको, तो इट बिकम्स लिक्विड। ठीक है, सो ये दो एग्जांपल आपके पास आ गए, दो एक्सेप्शंस आपके पास आ गए, मर्क्यूरी एंड गैलियम। मर्क्यूरी एंड गैलियम विच आर लिक्विड, ठीक है, बट मेटल्स, वरना स्टेट का है मेटल्स का, दे आर जनरली सॉलिड। क्लियर? अब बात करते हैं मेटल्स हैव लस्टर। लस्टर, लस्टर क्या चीज होती है बेटा? लस्टर, लस्टर इज शाइनी अपीयरेंस, इट इज शाइनी अपीयरेंस। तो अगर आप देखो बेटा मेटल्स, तो मेटल्स का जनरली अपीयरेंस क्या होता है? चमकते हैं मेटल्स, चाहे आप गोल्ड देख लो, एल्यूमिनियम देख लो, कॉपर देख लो, ऐसा नहीं कि आपकी आंखों में लग रही है चमक, इतना चमक रहे हैं, नो, बट दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस कंपैरेटिवली अदर एलिमेंट्स, कि उनकी थोड़ी चमक होती है। जैसे आप नया गोल्ड लेके आओ तो गोल्ड भी चमकता है, सिल्वर लेके आओ सिल्वर चमकता है, एल्यूमिनियम भी चमकता है, कॉपर भी चमकता है। क्लियर? सो आयरन ऑल्सो, इट ऑल्सो शाइन्स, उनकी शाइनी अपीयरेंस होती है। क्लियर? सो दे आर शाइनी इन अपीयरेंस। मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी है दैट दे हैव लस्टर, दे हैव शाइनी अपीयरेंस, बट एक्सेप्शन में क्या आ जाता है बेटा? एक्सेप्शन है लेड, Pb। लेड एक ऐसा मेटल है जिसका डल अपीयरेंस होता है। लेड एक ऐसा मेटल है जिसका अपीयरेंस डल होता है। ऑब्वियसली इट इज एन एक्सेप्शन which does not matches this property that metals have luster. Clear? नीचे लिखा हुआ है एक्टिविटी 3.1। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो, जो कि आपको बनाने चाहिए, तो if you are making notes, तो ये मेंशन कर लो, क्योंकि हम एक्टिविटीज जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड होगी, इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होगी, वो एक साथ हम करेंगे। वो हम एक साथ, मैंने आपको लिखा हुआ है, तो वो हम एक साथ समझेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि वी आर डूइंग प्रॉपर्टीज, तो आप एक साथ प्रॉपर्टीज लिख लो पहले, देन वी विल परफॉर्म द एक्टिविटी और अंडरस्टैंड द एक्टिविटी रिगार्डिंग दैट। क्लियर? तो ये हमें समझ में आ गया, ये एक्टिविटी 3.1 है इससे रिलेटेड, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो वो आप नोट डाउन कर लो। राइट? नेक्स्ट आप देख लो फिर हार्डनेस। नेक्स्ट आ गया हार्डनेस। अब हार्डनेस क्या है बेटा? मेटल्स आर जनरली हार्ड बिकॉज दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड। अच्छा, ये आपको पूछा जाता है कि वाई मेटल्स आर हार्ड, कि मेटल्स आपको हार्ड दिखते हैं, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये जनरली आपको हार्ड नजर आते हैं। क्यों? बिकॉज उनका जो बॉन्ड है इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज वाई दे मेक सॉलिड आउट ऑफ इट एंड दैट इज वाई दे लुक हार्ड। क्लियर? तो इसके वन ऑफ द प्रॉपर्टीज आगे मेटल्स की, दैट दे आर हार्ड। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल आ गया आपके पास कॉपर। कॉपर आ गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब एग्जाम्पल है। इनके अब केमिकल फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट याद रखना। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूलाज सभी के, सभी एलिमेंट्स के जितने आपके पास हैं सिलेबस में। क्लियर? केमिकल फॉर्मूलाज एंड एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स 1 to 20, ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। क्लियर? तो कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, राइट? ये आपके एग्जाम्पल है। एक्सेप्शन में बेटा हार्डनेस में बहुत आसान है डिटरमाइन करना। अगेन वी आर हैविंग मर्क्यूरी हियर, मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? उसके अलावा वी हैव गैलियम विच इज ऑल्सो लिक्विड व्हेन वी यूज इट। सोडियम एंड पोटेशियम। अब सोडियम एंड पोटेशियम भी बेटा हमारे मेटल्स हैं, बट दे आर सॉफ्ट। लेकिन वो क्या है? सॉफ्ट। इसको हमने लिक्विड के लिए नहीं लिखा है बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम को। इसको हमने सोडियम एंड पोटेशियम को सिर्फ और सिर्फ इसकी सॉफ्टनेस की वजह से लिखा है, क्योंकि हम यहां पे हार्डनेस की बात कर रहे हैं मेटल्स की। एंड पोटेशियम एंड सोडियम आर नॉट हार्ड, दे आर सॉफ्ट। क्लियर?
एंड इनके अलावा मर्क्यूरी एंड गैलियम है हमारे पास विच आर लिक्विड, राइट। एक्टिविटी फटाफट नोट डाउन कर लो। हार्डनेस के लिए हम एक्टिविटी करने वाले हैं एक्टिविटी 3.2। ये फटाफट नोट डाउन कर लेंगे सब कि हार्डनेस के लिए हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं नेक्स्ट, दैट इज एक्टिविटी 3.2 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। क्लियर? अब आगे आओ, मेलिएबिलिटी। अब समझते हैं मेलिएबिलिटी। अच्छा, अब आसान हो गया ना। मेलिएबिलिटी हमने पहले टर्म पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंट टर्म। क्या था मेलिएबिलिटी? ऐसा एलिमेंट जिसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो आफ्टर हैमरिंग बट विदाउट ब्रेकिंग। क्लियर? वो हमने क्या पढ़ा था? मेलिएबिलिटी में पढ़ा था। तो मेलिएबिलिटी क्या होगी बेटा प्रॉपर्टी मेटल्स की? मेटल्स आर मेलिएबल। ये चीज याद रख लो। मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कि आप उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो मेटल्स को। क्लियर? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। सबसे पहले आप समझ लो गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड AU। एल्यूमिनियम को आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को कन्वर्ट कर सकते हैं AL। सिल्वर यू कैन कन्वर्ट, सिल्वर कन्वर्ट कर सकते हो AG। इन सबको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एक्सेप्शन क्या हो गया? अब रिलेट करो यहां पे आपका, अब आपका दिमाग चलेगा, यहां पे दिमाग चलना चाहिए, चल जाना चाहिए अभी तक, राइट। एक्सेप्शन में हम क्या बोल देंगे बेटा? एक्सेप्शन में आप किसको नहीं कन्वर्ट कर सकते थिन शीट्स में? याद है मैंने आपको पिछले वाले में बताया था सॉफ्ट एलिमेंट के बारे में। सोडियम सॉफ्ट है, उनको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो बेटा थिन शीट्स में? सोडियम, पोटेशियम है आपके पास, पोटेशियम के, उसके अलावा आपके पास है मर्करी। यू हैव मर्करी। क्या है केमिकल फॉर्मूला? Hg। उसके अलावा है गैलियम। यू हैव गैलियम, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Ga। ये सब क्या हो गए बेटा? एक्सेप्शंस हो गए। क्लियर? आसान है ना? देखो अब डिटरमाइन करना कितना आसान हो रहा है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी यू विल बी एबल टू डिटरमाइन ऑल द एग्जांपल्स एंड एक्सेप्शंस दैट यू नो ऑफ, राइट। सो नाउ अब इसके लिए फटाफट एक्टिविटी लिख लो। मेलिएबिलिटी के ऊपर हमारे पास एक्टिविटी है 3.3। नोट डाउन कर लेंगे सभी एक्टिविटी। एक्टिविटी 3.3 फॉर मेलिएबिलिटी। क्लियर? इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। सभी ने लिख लिया ये एग्जाम्पल एंड एक्सेप्शंस? सभी इसको फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर के जिनको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड एक्सेप्शंस जिनको आप थिन शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी एंड गैलियम। क्लियर? यस। नाउ अब आपकी प्रॉपर्टी आती है क्या? योर प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म से पढ़ा था बेटा, डक्टाइल हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। सो यस, अबाउट दैट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट डक्टिलिटी नाउ, कि क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की? डक्टिलिटी। सो मेटल्स आर डक्टाइल। यस, मेटल्स कैसे होते हैं बेटा? दे आर डक्टाइल। दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। याद है ना हमने पढ़ा था कि आप उनको थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकते हो या कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन स्ट्रेच देम इनटू थिन वायर्स। दैट इज द प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी, एंड ये मेटल्स में होती है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर डक्टाइल। तो क्या है बेटा ये डक्टिलिटी? द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। उसको हम क्या बोल देते हैं? डक्टिलिटी बोल देते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, क्योंकि बेटा जब आप ऑर्नामेंट्स बनाते हो, ज्वेलरी बनाते हो गोल्ड की, तो कितने थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हो ना उसको डिजाइन देने के लिए। यू गिव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ डिजाइन, तो आप गोल्ड को बहुत थिन पतले पतले वायर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसी वजह से हम बोल देते हैं गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। ठीक है? एंड वाई? बिकॉज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, अगर आप 1 ग्राम लेते हो गोल्ड का, सो इट कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर।
सिर्फ 2 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो, थिन वायर गोल्ड की। सी, आप उसको इतना ज्यादा आप उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हुआ ना, फिर हम कह सकते हैं ना गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। यस, सबको समझ में आ गया। एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम कैन बी ड्रॉन इनटू थिन इलेक्ट्रिकल वायर्स टू। एंड कॉपर की देखो वायर्स तो बनती है इलेक्ट्रिकल वायर्स, तो हम कॉपर को भी ले सकते हैं, एक ऐसा एलिमेंट कि वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है। सेम विद द केस ऑफ एल्यूमिनियम, तो कॉपर भी कन्वर्ट हो सकता है थिन वायर्स में, एंड एल्यूमिनियम कैन बी आल्सो कन्वर्टेड, राइट। एक्सेप्शन बताओ मेरे को फटाफट। एक्सेप्शन अभी तक सबकी नोटबुक्स में लिखे होने चाहिए कि क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं इसके, विदाउट इवन मी टेलिंग यू। अब तो इतने इंटेलिजेंट बन चुके हो आप, जितनी हमने प्रॉपर्टीज कर लिया ना, कि आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या एक्सेप्शन हो सकता है यहां पे। तो एक्सेप्शन क्या हो गया बेटा? सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, गैलियम। इनको ये बेटा ये तो लिक्विड है, इनको ये जो लिक्विड हैं इनको आप कैसे करोगे थिन वायर में कन्वर्ट? एंड ये जो सॉफ्ट मेटल्स हैं आपके, इनको भी आप कैसे करोगे? तो टूट जाएंगे, दे विल ब्रेक डाउन, तो इनकी तो कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है बेटा, राइट। इन पे आप डक्टिलिटी वाले फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आपका जो सबसे ज्यादा है वो गोल्ड है, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर के भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं, आप सिल्वर भी लिख सकते हो एग्जाम्पल्स में। क्लियर? तो ये तो बात होगी बेटा डक्टिलिटी की। अब नाउ टंगस्टन वायर्स, जस्ट अ सेकेंड, यस, सो टंगस्टन वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, राइट। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डक्टिलिटी, तो यहां पे एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, वो कौन से मेटल का है? दैट इज टंगस्टन, राइट। तो आपने जनरली देखा होगा कि अगर आप बल्ब को ध्यान से ऑब्जर्व करो, सभी के घर में बल्ब्स होंगे, तो आप एक काम करना कि बल्ब को ध्यान से ऑब्जर्व करना, तो यू विल सी कि उसमें बहुत पतले पतले फिलामेंट्स होते हैं बल्ब के अंदर, राइट। एंड वो फिलामेंट किस चीज के बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ टंगस्टन, राइट। किस मेटल के बने होते हैं, किस एलिमेंट के बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ टंगस्टन, राइट। नाउ अब इससे जो हम कंक्लूड करते हैं बेटा, ठीक है, कि अगर आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से सबसे ज्यादा मोस्ट मेलिएबल मेटल्स कौन कौन से होते हैं, राइट। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, ये हमें पता लग गया है। एंड एल्यूमिनियम इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, ये पता लग गया हमें। एंड कॉपर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, राइट। यहां पे डक्टिलिटी के अलावा हमारे पास क्या क्या बातें आ गई हैं? गोल्ड एंड सिल्वर देख लो, गोल्ड एंड सिल्वर क्या है? मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। एल्यूमिनियम वायर्स के अलावा और कहां यूज होता है? फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। एंड अगर आप कॉपर की बात कर रहे हो तो कॉपर अपार्ट फ्रॉम मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स और कहां यूज होता है? फॉर अगेन मेकिंग द कुकिंग यूटेंसिल्स, राइट। यहां पे एक्सेप्शंस क्या आ जाते हैं बेटा? एक्सेप्शंस यहां पे आ जाते हैं सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी एंड जिंक, राइट। यहां पे सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी एंड जिंक आपके पास एक्सेप्शन आ जाते हैं, जो क्या है? मेलिएबल और डक्टाइल नहीं है। तो उनकी ये एक्सेप्शंस ये आपको समझ में आ गए, या आप नोट डाउन कर लेना, राइट। अब इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.4 है बेटा। तो एक्टिविटी 3.4 आप इस प्रॉपर्टी के नीचे नोट डाउन कर लो। अब इसको हम आगे करेंगे। नोट डाउन इसलिए करना है सो दैट जब हम आगे एक्टिविटी करेंगे सो यू विल बी एबल टू रिलेट, ये फिर आप रिलेट कर पाओगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और ये कहां से आई हैं सारी बातें। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या वर्ड है ये बेटा? ये टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल्स की आ गई है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है? सो मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक तो बात ये समझ लो कि कैसी होती है बेटा मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ? हाई होती है। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है? एबिलिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेन और कैपेसिटी टू बियर कंसिडरेबल लोड विदाउट गेटिंग ब्रोकन। मतलब किसी लोड को उठाने की क्षमता। लेट्स सपोज कि मेरे साथ कोई एक इंसान है, राइट, एंड दैट पर्सन कैन लिफ्ट द लोड ऑफ लेट्स से अबाउट 50 kgs, वेयर एज अगर मैं अपनी बात करूं तो लेट्स सपोज आई एम एबल टू होल्ड द लोड ऑफ 100 kgs, राइट। तो ये क्या हो गया बेटा? ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बताने का तरीका है
कि उस पर्सन की टेंसाइल स्ट्रेंथ सिर्फ 50 kg होल्ड करने की है, वेयर एज मेरी 100 kg होल्ड करने की है विदाउट गेटिंग ब्रोकन, कि मेरी हड्डियां नहीं टूटेंगी उसमें 100 kg उठाने में, राइट। सो वो क्या होगी बेटा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, किसी लोड को उठाने की क्षमता, किसी लोड को आप कितने अच्छे से होल्ड कर सकते हो, वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ। और वो किस में होती है बेटा, ज्यादा मेटल्स में होती है। मेटल्स में काफी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। एग्जाम्पल से आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा क्या। सो एग्जाम्पल इज आयरन, केमिकल फॉर्मूला है Fe। क्या होता है आयरन का केमिकल फॉर्मूला, Fe। तो एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा आयरन। क्या है, आयरन हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, मशीन्स, व्हीकल्स, चेन्स एटसेट्रा। अब मेटल्स देखो ये कहां यूज होते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन, ब्रिज इतने बड़े बड़े बनते हैं लोहे के, और उस पर कितनी गाड़ियां जाती हैं, सो मेनी कार्स, ट्रक्स, पीपल, दे कीप ऑन रोमिंग अराउंड दैट ब्रिज। तो ब्रिज तो नहीं टूटता ना बेटा, क्यों, बिकॉज आयरन का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इट कैन होल्ड अ लार्जर अमाउंट ऑफ कैपेसिटी। और उससे हम कार्स भी बनाते हैं। अब कार्स में कितने कितने लोग बैठ के जाते हैं, वी मेक मशीन्स, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं फैक्ट्रीज में जो इतना बड़ा बड़ा काम करती हैं। सो वो सब किस वजह से हुआ बेटा, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ आयरन, बिकॉज इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ लोड, बहुत ज्यादा लोड इट कैन होल्ड। क्लियर। अच्छा, अब एक्सेप्शंस क्या है बेटा, एक्सेप्शन में आ गया जिंक, मर्क्यूरी, गैलियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर नॉट टेनेशियस। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती बेटा, इन एलिमेंट्स की, इन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती। इनके ऊपर अगर आप लोड डालोगे तो ये टूट जाएंगे, दे विल गेट ब्रोकन। क्लियर, ये बात समझ में आ गई सभी को। सो दे आर नॉट टेनेशियस, ये बात समझ लो अब, ठीक है। अब आगे देख लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं अब, कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कैसा होता है मेटल्स का। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है बेटा। अच्छा, कोई भी चीज, चाहे एलिमेंट हो, कुछ भी हो, अब यहां पे तो हम चलो एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स एंड वी नो दैट मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर सॉलिड, राइट। तो क्या हम उससे रिलेट कर सकते हैं दैट उसकी वजह से मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई, बिकॉज उनके बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, सिंस दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड, सिंस दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से ही बेटा बॉन्ड्स ब्रेक करना मुश्किल होगा ना। यू विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द बॉन्ड्स इफ द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, एंड अगर आपको ब्रेक करना है तो यू विल रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हाई हीट। यस, सो दैट इज व्हाई metals usually have high melting and boiling point, right? Example देख लो बेटा, iron and copper have high melting point due to their constituent atoms being very closely packed, बहुत closely packed होते हैं। ज्यादा closely packed होने का मतलब क्या होता है, they are strongly bonded, उनकी bonding ज्यादा है, that is why they are closely packed, and since they are so closely packed, so obviously breaking their bonds will be very difficult, which results in their high melting point. Yes, example कौन कौन सा था हमने देखा, iron Fe, copper Cu. Clear? And attractive forces between them are very strong. अगर कोई मॉलिक्यूल इतने पास में है बेटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा होगा ही। Whereas अगर मैं एक मॉलिक्यूल यहां रख रही हूं, एक मॉलिक्यूल यहां रख रही हूं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, since they are very far away. Whereas जो molecules बहुत पास होते हैं उनके बीच में बेटा force of attraction ज्यादा होगी, right? Exceptions again, sodium, potassium, since they are soft. Soft होने का मतलब क्या हुआ कि वो hard नहीं है, और hard क्यों नहीं है, because उनकी force of attraction is loose, या उनकी थोड़ी कम है force of attraction as compared to other metals, right? So that is why exceptions में हमने क्या क्या लिया है, we have taken sodium Na, potassium K, they have low melting points. इनका जो है बेटा they have low melting points, melting points इनके कम होते हैं। Gallium also has a low melting point. It will melt if you keep it in your palm. हमने पढ़ा था गैलियम लिक्विड होता है,
गैलियम लिक्विड कैसे बना? द मोमेंट यू पुट गैलियम ऑन योर पाम, हैंड पे जैसे ही आपने रखा, ये गैलियम मैंने रख दिया, इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ये लिक्विड में बदल जाएगा, राइट? तो क्या फायदा हुआ बेटा, इसकी तो मेल्टिंग पॉइंट कुछ रही ही नहीं, ये तो 2 मिनट में मेल्ट हो गया, मेरे हाथ के टेम्परेचर से ही मेल्ट हो गया. सो वी कैन से दैट गैलियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. एंड क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स, so obviously they also have low melting and boiling points, right? Whereas iron and copper, they have high melting points, right? अब आगे बात करो डेंसिटी की, कि कितने डेंस हैं, कितना उनमें वॉल्यूम है, हैवी कितने हैं, डेंसिटी, ठीक है? मेटल्स पोजेस हाई डेंसिटी, क्यों? क्लोजली पैक्ड, स्ट्रांगली बॉन्डेड, ये सारी बातें यहां पे आ जाती हैं. They are closely packed, strongly bonded, ये सब इसके reasons हैं बेटा. Strongly bonded and attractive forces between them, इन्हीं reasons की वजह से they are very hard. समझ में आ गया सभी को? And that is why they are densely packed. मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत पास है ना बेटा, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी. एग्जाम्पल में देख लो, आयरन हैज हाई डेंसिटी. आयरन लोहा उठाओ तो भारी लगता है आपको, है ना? इफ यू होल्ड द आयरन का लोड उठाओ तो आयरन भारी लगता है ना. क्यों? बिकॉज उसकी डेंसिटी ज्यादा है, राइट? एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम, अगेन इट हैज लो डेंसिटी. क्यों? मैं बार बार लिखूंगी ताकि आपको याद हो जाए. ये क्या है? सॉफ्ट मेटल्स हैं. सॉफ्ट मेटल्स, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके अलावा क्या है? लूजली बॉन्डेड. स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं होता बेटा इसमें, लूजली बॉन्डेड है ये. इसकी डेंसिटी कम है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से ये हल्का है. Whereas आयरन में बहुत मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, तो इट इज हेवियर. क्लियर? ये बात समझ में आ गई सभी को? अब आओ ब्रिटलनेस पे, कि ब्रिटलनेस क्या होती है. ब्रिटलनेस हम पढ़ चुके हैं. ब्रिटलनेस आपको मैंने इंपॉर्टेंट टर्म में एक्सप्लेन कर दिया था कि ब्रिटलनेस क्या होती है. सो मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल. ये प्रॉपर्टी होगी कि मेटल्स हार्ड हैं तो ब्रिटल कैसे होंगे. ब्रिटलनेस हमने क्या समझा था कि अगर आप उसको हैमरिंग करोगे, उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, या फिर आप उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो दे विल ब्रेक. ये ब्रिटलनेस था जो हमने पढ़ा था. बट बेटा अब अगर आप ये देख लो, अगर आप मेटल्स को देखो तो मेटल्स तो हार्ड होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड, तो ब्रिटल तो नहीं हुए. फिर ब्रिटल होने का तो चांस ही नहीं है. दैट इज दे कैन नॉट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड और स्ट्रेच्ड. नहीं हो सकते. एक्सेप्शन में जिंक हो जाएगा. लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे एग्जाम्पल क्या है इसके, क्या है एग्जाम्पल ब्रिटलनेस के बेटा, कि ये ब्रिटल नहीं होते. कौन से मेटल्स ब्रिटल नहीं होते? आयरन ब्रिटल नहीं होता, आयरन ब्रिटल नहीं होता बेटा. कॉपर ब्रिटल नहीं होता, गोल्ड ब्रिटल नहीं होता. ठीक है, कॉपर भी ब्रिटल नहीं होता, गोल्ड भी ब्रिटल नहीं होता. समझ में आ गया सभी को? ये सारे मेटल्स ब्रिटल नहीं होते. क्लियर? तो ये एग्जांपल्स आप लिख लोगे साथ साथ, राइट, कि कहां कहां ब्रिटलनेस नहीं होती है. और एक्सेप्शन में आपके पास जिंक है. अच्छा, एक्सेप्शन में आप ये भी लिख सकते हो सोडियम पोटेशियम, सॉफ्ट मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी आप लिख सकते हो, राइट. ये भी एग्जाम्पल आ गया एक्सेप्शन में. ठीक है, क्लियर सभी को? तो देखो, रिलेट करना थोड़ा इजी लग रहा है ना आपको जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी समझ रहे हो साथ साथ. अब आ जाओ बेटा, समझते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की. थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होती है मेटल्स की? तो थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है? मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं बेटा मेटल्स. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर एजी. सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, एकदम बेस्ट,
दैट इज सिल्वर Ag। ठीक है, अच्छा उसके अलावा कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल वायर्स में लगे होते हैं बेटा, है ना, इलेक्ट्रिकल वायर्स में लगे होते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम, तो ऑब्वियसली वो कंडक्शन तो अच्छी करते ही हैं, राइट। एक्सेप्शन में आ गया बेटा लेड, Pb। ये क्या होता है बेटा, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स, सबसे ज्यादा पुअर जो कंडक्शन होती है हीट की वो लेड के थ्रू होती है, तो यहां पे एक्सेप्शन आपको याद करना पड़ेगा, वो है लेड, राइट। एग्जाम्पल समझ में आ गया, सिल्वर बेस्ट होता है थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, पुअरेस्ट हमारे पास जो आ गया एग्जाम्पल वो है एक्सेप्शन में, वो है लेड, ठीक है। अब थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.5 दैट वी आर गोइंग टू कवर आफ्टर वी फिनिश द फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो ये एक्टिविटी सभी मेंशन कर लेंगे, सभी इसके नीचे लिख लेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी में हम कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं, एक्टिविटी 3.5, क्लियर? यस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी आपने एक बात समझ ली, दूसरी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहने की बात यह है कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, दैट इज दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, कि उनके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास कर जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। क्यों? मेटल्स ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी के करंट को फ्लो करने में ये बहुत कम रोक टोक करते हैं, राइट। अच्छा, इसके ऊपर है ना कई बार क्वेश्चन भी आया है पेपर्स में कि वाई जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आया है। इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे कई बार है ना इसको समझ नहीं पाते हैं, तो उनको आंसर पता नहीं होता है, आंसर नहीं पता होता कि इसमें हम क्या आंसर लिखेंगे, कि क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि बेटा उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कौन करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड सिंस मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट। एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर Ag इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन सिल्वर भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हीट भी एंड इलेक्ट्रिसिटी भी। कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि बेटा सोच लो कौन कौन सी चीजें आपके उसके इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करती हैं। सिल्वर हेल्प करता है, कॉपर हेल्प करता है, गोल्ड हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम, टंगस्टन भी करता है। टंगस्टन कहां होता है? फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब, यहां पे आपको दिख जाता है टंगस्टन, तो ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हेल्प करता है, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये सबको पता है कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रिकल वायर्स बनते हैं, राइट। रीजन आपको समझ में आ गया कि क्यों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट। ये एग्जाम्पल बेटा आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आप अपने घर में आप यूजुअली भी देख लेते हो। यू सी कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, ऑल दीज थिंग्स गेटिंग यूज्ड इन योर हाउस होल्ड, इन योर डे टू डे लाइफ। तो यहां तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। अब देखो यहां पे देखो मैंने लिख दिया है, आपको रीजन लिख दिया है, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं या उनको आंसर पता नहीं होता, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट। एक्सेप्शंस में मर्क्यूरी एंड लेड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मर्क्यूरी हो गया Hg। टाइम एंड अगेन बेटा आई कीप ऑन राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज शोइंग यू दैट कि इनको याद करना कितना इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी एंड लेड Pb, Hg एंड Pb, right? Mercury and lead are the poor conductors of electricity, right? अब अपना रिचुअल लिख लेंगे नीचे, एक्टिविटी 3.6 हम करेंगे इसके साथ
क्या है? ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की एक्टिविटी कौन सी है हमारे पास? 3.6, विच वी आर गोइंग टू स्टडी आफ्टर द प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो आपका फाइनल प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की, वो है सोनोरिटी। क्या है ये? दिस इज कॉल्ड सोनोरिटी। अब सोनोरिटी क्या होती है? मेटल्स आर सोनोरस। एक ये बात है आप याद रख लो, मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज मेटल्स मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। कि मेटल्स जो हैं वो साउंड करते हैं जैसे हिट करते हो। लेट्स सपोज आप एक स्पून ले लो, आपने एक स्पून ले लिया, उसको आपने किसी आयरन के ऊपर ऐसे मारा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस स्पून एंड आई एम हिटिंग इट विद समथिंग। सो वो स्पून में क्या आएगी? आवाज आएगी, है ना, कोई साउंड आएगी, है ना, हल्की हल्की। तो जो साउंड करते हैं ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? मेटल्स। ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी metals are used for making bells and strings of musical instruments like सितार and violin। सितार एंड वायलिन पे आप मेटल यूज करते हो, क्योंकि आप जब सितार बजाते हो या वायलिन बजाते हो, या आपके स्कूल में भी जो बेल्स लगी होती हैं उनसे कितनी अच्छी साउंड आती है ना, जब बेल्स बजती हैं, या फिर जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, जैसे सितार आप बजाओ या वायलिन बजाओ, तो कितनी अच्छी साउंड आती है। वो क्या होती है बेटा? वो सोनोरिटी होती है। That is ability of an element to make a pleasing sound, right? तो वो होगी आपकी sonority। उसके बाद जो आपका आता है कलर। कलर क्या है? Metals are usually have silver and grey color। किस कलर के आपको जनरली दिखते हैं मेटल्स? सिल्वर या फिर ग्रे कलर के दिखते हैं, एक्सेप्ट गोल्ड विच हैज अ येलो कलर। गोल्ड का कलर क्या होता है? येलो। उसके अलावा आप अब मेटल्स देखोगे तो मेटल्स आपको जनरली किस कलर के दिखेंगे? या तो आपको सिल्वर नजर आएंगे या तो आपको ग्रे नजर आएंगे। क्लियर? एंड कॉपर एक्सेप्शन ये भी है विच हैज रेडिश ब्राउन कलर। कॉपर का कलर अगर आप देखोगे तो कॉपर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज। ये हमने प्रॉपर्टीज की है इस लेक्चर में अबाउट मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, उनके आउटर मोस्ट में 1 to 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल हमने डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस कर ली। उसके अलावा प्रॉपर्टीज जितनी भी थी 12-13 प्रॉपर्टीज वो हमने अच्छे से समझ ली। उसमें हमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किस में कौन सा एक्सेप्शन है। एंड आई होप आपने एक्टिविटीज नोट डाउन कर ली है कि किसके साथ हम कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं। दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।